धनबाद की खबर के साथ, जहां लगातार गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। आप इन तीन तस्वीरों को देखिए, 3 दिन 3 जगह, लेकिन तस्वीरें लगभग एक जैसी। अपराधी खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, कभी कारोबारी पर, कभी सब स्टेशन में, तो कभी मेयर समर्थक के घर में घुस करके। सबसे पहली तस्वीर आपको बुधवार शाम की दिखाते हैं, जहां जिले के तितली मारी थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने देर शाम कोयला कारोबारी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसमें कोयला कारोबारी को 3 गोलियां लगी और कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं शुक्रवार सुबह की, जहां हथियारबंद बदमाशों ने श्यामपुर बी कोलियरी में घुस करके उत्पात मचाया है। बदमाशों ने पहले सब स्टेशन की दीवार काटी और फिर अंदर घुस करके ट्रांसफार्मर का तेल बहाया और तोड़फोड़ भी वहां पर की है। सूचना मिलने पर वहां पर सुरक्षा कर्मियों पर भी बदमाशों ने जमकर फायरिंग और बमबाजी की। वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शुक्रवार के शाम की, जहां बदमाशों ने सोनारडी ओपी के पास रहने वाले मेयर समर्थक शुभम के घर में घुसे और उस पर फायरिंग कर दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। घटना में घायल शुभम की आपको बता दें कि अशरीफी अस्पताल उसे लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अपराधी अब बेखौफ नजर आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का खौफ उनके अंदर खत्म हो चुका है। लगातार इस तरीके की बमबाजी, गोलीबारी की जा रही है। धनबाद से आपको ये पहली तस्वीर दिखाए, जहां लगातार गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। कभी व्यवसायियों पर हमला किया जाता है, कभी अपराधी खुलेआम तांडव करते हैं और ये 3 तस्वीरें हैं जो कई सवाल अब पुलिस प्रशासन पर भी खड़े कर रही हैं। तो देखिए, लगभग ये 3 तस्वीर, लेकिन एक जैसी ही तस्वीर है। अपराधी खुलेआम तोड़फोड़ और फायरिंग कर रहे हैं, कभी कारोबारी पर, कभी सब इंस्पेक्टर में, कभी मेयर समर्थक के घर पर घुस करके फायरिंग की जा रही है, घुस के तोड़फोड़ की जा रही है। और ये 3 तस्वीर 2 दिन की है, बुधवार और शुक्रवार की। बाद में लगातार गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं और अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, कभी कारोबारी पर, कभी सब स्टेशन में, तो कभी मेयर समर्थक के घर में घुसकर। बुधवार को जिले के तितुरमारी थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने देर शाम कोयला कारोबारी की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें कोयला कारोबारी को 3 गोलियां लगी और कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार की सुबह की है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने श्यामपुर बी कोलियरी में घुसकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने पहले सब स्टेशन की दीवार काटी और फिर अंदर घुसकर ट्रांसफार्मर का तेल बहाया और तोड़फोड़ भी की। सुरक्षा कर्मियों पर भी बदमाशों ने जमकर फायरिंग की और बमबाजी की। वहीं शुक्रवार शाम को जहां बदमाशों ने सोनारडी ओपी के पास रहने वाले मेयर समर्थक शुभम के घर घुसे और उस पर फायरिंग कर दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। घटना में घायल शुभम को अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। अब देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस पर कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 की तरफ से कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या धनबाद में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं? कारोबारी के आरोपी पर आखिर कब तक कार्रवाई की जाएगी? लेकिन 3 दिन 3 जगह, लेकिन वारदात एकदम बिल्कुल बराबर नजर आ रही है। गोलियों की ताबड़तोड़ गूंज से धनबाद दहला उठा। 3 दिन में 3 जगह गोलीबारी हुई। अपराधी मस्त नजर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा धनबाद गूंज उठा है और इसीलिए अब कई सवाल भी पुलिस प्रशासन पर खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घटना में शुभम घायल भी हो गया, जिसकी मौत हो गई है। और ये 3 अलग अलग जो 3 तस्वीरें आपको इस वक्त 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अलग अलग जगह की घटना की तस्वीर है। अब ये 3 तस्वीर आपको दिखाते हैं। कोयला कारोबारी के घर पर किस तरीके से हमला किया जाता है, और कारोबारी के घर पर ये पहली बार हमला नहीं हुआ, इसके पहले भी कई अलग अलग कारोबारियों के घर पर हमले किए जा चुके हैं, उनके साथ लूटपाट की जा चुकी है। चाहे वो ज्वेलर्स की
कारोबारी की बात कर लें या कोयला कारोबारी की बात कर लें। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब सब स्टेशन में भी फायरिंग की गई, वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और सब स्टेशन पे भी अपराधियों की तरफ से फायरिंग की जाती है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मेयर समर्थक के करीबी को गोली मारी गई जब उसकी मौत भी हो गई अस्पताल ले जाने के दौरान। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें हैं जो पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। अब ऐसे में न्यूज़ 18 की तरफ से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या धनबाद में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं? गोलीबारी के आरोपी पर आखिर कब तक कार्रवाई की जाएगी? तो ये सवाल न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछी जा रही है। बार बार गोलीबारी के बाद भी अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? आखिर कहां पुलिस की चूक रह गई, कहां पुलिस नहीं पहुंच पा रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारी तरफ से पूछे जा रहे हैं। चलिए बोकारो से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएं, जहां पुष्पा हत्याकांड मामले में कार्रवाई हुई है। आईजी, डीआईजी, एसपी का तबादला हो चुका है। शैलेंद्र सिंह बने हैं बोकारो जोन के आईजी। आपको बता दें कि नाथू सिंह बने हैं बोकारो के एसपी। डीआईजी पद को फिलहाल खाली रखा गया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बोकारो से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुष्पा हत्याकांड मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आईजी, डीआईजी, एसपी का तबादला कर दिया गया है। शैलेंद्र सिंह अब बोकारो जोन के आईजी बना दिए गए हैं। वहीं नाथू सिंह की बात कर ले तो नाथू सिंह अब बोकारो के एसपी बनाए गए हैं। डीआईजी पद को फिलहाल खाली रखा गया। अब देखिए, झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 17 जिले के उपायुक्त बदल दिए गए हैं। संदीप कुमार मीणा लोहरदगा के डीसी बने हैं। वहीं राजीव रंजन पूर्वी सिंहभूम के डीसी बनाए गए। संदीप कुमार लातेहार के डीसी बने हैं और अनन्य मित्तल गढ़वा के डीसी बनाए गए हैं। इसके साथ ही दिलीप प्रताप सिंह पलामू के डीसी बने हैं। आलोक कुमार को जामताड़ा का डीसी बनाया गया है। शशि प्रकाश सिंह को देवघर का डीसी बनाया गया और हेमंत सती अब हजारीबाग के डीसी बनाए गए हैं। रवि आनंद को भी चतरा का उपायुक्त बनाया गया है। तो बड़ा फेरबदल प्रशासनिक महकमे में हुआ है। दीपक कुमार दुबे को साहेबगंज का उपायुक्त नियुक्त किया गया। ऋतुराज को स्थानांतरित कर रामगढ़ का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं दिलेश्वर महतो को गुमला का डीसी बनाया गया। पूर्वी सिंहभूम की अगर हम बात कर लेते हैं तो पूर्वी सिंहभूम के डीसी रहे कर्ण सत्यार्थी अब खूंटी के डीसी बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ये तमाम जो फेरबदल है वो हुआ है। पलामू के डीसी रही समीरा एस को भी कहीं पदस्थापन नहीं उनका किया गया है। इन अपराध अधिकारियों को कार्मिक विभाग में योगदान देने को कहा गया है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताएं, झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। और देखिए, राज्य से एक और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में आईपीएस का तबादला हुआ है। 46 आईपीएस अफसर का तबादला किया गया है। तो एडीजी से एएसपी तक का तबादला किया गया है। मनोज कौशिक बने हैं मुख्यालय एडीजी। पंकज कंबोज बने हैं आईजी। मानवाधिकार निधि द्विवेदी की बात कर ले तो एसपी बनी है सरायकेला खरसावा। आशुतोष शेखर बने हैं एसपी गढ़वा। नाथू सिंह मीणा एसपी बोकारो बनाए गए हैं। वहीं अनुदीप सिंह एसपी पाकुड़ बनाए गए हैं। आपको प्रवीण पुष्कर की बात कर लेते हैं तो एसपी देवघर के एसपी वो बनाए गए हैं। मुकेश कुमार को एसपी बनाया गया है रामगढ़ का। अनिमेश नौथानी को एसपी बनाया गया है चतरा का। अवन कुमार को हजारीबाग का एसपी बनाया गया है। इसके साथ ही एस मोहम्मद याकूब को ग्रामीण एसपी बनाया गया है धनबाद का। गौरव गोस्वामी को ग्रामीण एसपी रांची का बनाया गया है। शुभम कुमार खंडेवाल को ग्रामीण एसपी जमशेदपुर का बनाया गया। ललित मीणा को सिटी एसपी जमशेदपुर का बनाया गया है। शैलेंद्र कुमार सिन्हा की बात कर लेते हैं तो आईजी बनाए गए हैं बोकारो के। क्रांति कुमार की बात कर लें तो आईजी ये बनाए गए हैं। आईजी निगरानी विभाग के आईजी वो बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बताएं, जहां झारखंड में आईपीएस का तबादला हुआ। 46 आईपीएस अफसर का फेरबदल किया गया है।
चले बोकारो से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां कथार कोलियरी में धनबाद सीबीआई की रेड हुई है। 35,000 घूस लेते अधिकारी को दबोचा गया है। सीसीएल के कार्मिक प्रबंधक पर आरोप भी लगाया गया। जेएमएम नेता पर भी घूस लेने का आरोप लगाया गया है। रिटायर्ड कॉल कर्मी के बेटे ने की है शिकायत। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताएं, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बोकारो से ये खबर सामने आ रही है, जहां कथारा कोलियरी में धनबाद सीबीआई की रेड की गई है। 35,000 घूस लेते अधिकारी को दबोचा गया। तो सीसीएल के कार्मिक प्रबंधक पर यह आरोप लगा है। जेएमएम नेता पर भी घूस लेने का आरोप लगा है। ये खबर आपको बोकारो से बताएं, जहां कथारा कोलियरी में धनबाद सीबीआई की रेड हुई है। बड़ी रेड की गई है, जहां 35,000 घूस लेते अधिकारी को दबोचा गया है। सीसीएल के कार्मिक प्रबंधक पर आरोप यह लगा है कि वो पैसे ले रहे थे, घूसखोरी कर रहे थे। 35,000 घूस लेते रंगे हाथ उन्हें पकड़ा गया। है कि आते हैं साहब यहाँ तो बोल रहा है आज होगा कल होगा, करते करते 1.5 साल हो गया। और 1.5 साल हो गया तो बोल रहा है कि नहीं खर्चा करने दीजिए, पैसा 35,000 रुपये बोल रहा था। तो कौन मांगा? तो लेबर ऑफिसर। क्या नाम है? नाम तो नहीं जानते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, सीबीआई की बड़ी रेड हुई है। आपको बता दें कि 35,000 घूस लेते अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? तो मृत्युंजय से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बोकारो से आपको ये बड़ी खबर बताएं, जहां 35,000 घूस लेते अधिकारी दबोचे गए हैं। सीसीएल के कार्मिक प्रबंधक पर यह आरोप लगा है। जेएमएम नेता पर भी घूस लेने का आरोप लगा है। और रविवार को होने वाली जेपीएससी की परीक्षा को लेकर के चाईबासा शहर के होटल और लॉज में एसडीओ और एसडीपीओ ने छापेमारी की है। दोनों अधिकारियों ने होटल और लॉज के रजिस्ट्रार की जांच पड़ताल की है। रुकने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी ली गई। आपको बता दें कि एसडीओ का ये कहना है कि यह एक सामान्य रूटीन जांच है। विधि व्यवस्था को लेकर एक जांच है, जिसमें सभी होटलों में कौन कब कैसे आ रहे हैं, उनका एंट्री किस तरह से हो रहा है, ये भी देखी जा रही है। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कई तरह के जो है गलत कार्यों का भी होटल में संचालन होता है। तो इन सबको भी हम लोग इस विजिट के दौरान चेक कर रहे हैं, ताकि विधि व्यवस्था पर हम लोग नियंत्रण कर सकें। तो शहर की जो विभिन्न होटल है सर, वहाँ वैसे कुछ पाया गया है? नहीं, अभी तक तो नहीं पाया गया है। 3-4 हम लोग अभी करके आए हैं। अभी हम लोग इस होटल पर जाँच कर रहे हैं। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां 19 अप्रैल को आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त कराने के लिए बैठक का आयोजन भी किया गया। डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में न्यू टाउन हॉल में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। उपायुक्त ने परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध और केवल लेखन सामग्री ले जाने की अनुमति दी है। इसके निर्देश भी दिए गए हैं और सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच और पहचान पत्र सत्यापन किया जाएगा। आपको बता दें कि जिले में 46 केंद्रों पर करीब 17,000 अभ्यर्थी 2 पालियों में परीक्षा देंगे। उपायुक्त महोदय से आज की सभा में स्टेट पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट सबका डिप्यूटेशन हो गया और हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि संडे का एग्जाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन रहे, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हो और किसी भी तरह की अनियमितता ना हो। और साथ ही साथ मैं अपील भी करूंगा प्रेस मीडिया के सभी आयोजकों के माध्यम से कि किसी भी तरह की अफवाहों में न पड़े। ऐसी कोई भी सूचना आती हो सीधा कंट्रोल रूम में हम लोगों के नंबर पर सूचना दें, हम लोग उसको तत्काल कार्रवाई करके खंडन करेंगे। और सभी जगह पर हम लोगों ने रिस्पांस टाइम 5 मिनट करने का निर्देश दिया है। कोई भी सेंटर से फोर्स का, मजिस्ट्रेट का जो मोबिलाइजेशन है वो विदिन 5 मिनट्स। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और सियासी खबर का रुख करते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 54 वोट से गिर गया। 21 घंटे की लंबी बहस के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष को नहीं समझा पाई और शनिवार की शाम जब बिल पर वोटिंग हुई तो ये बिल 2/3 बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सका और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया है। और इसके बाद झारखंड में भी अब सियासत तेज हो गई है। झारखंड बीजेपी ने इसे हमारे देश के लिए दुर्भाग्य बताया और ये कहा कि उन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया। उनका
चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। वहीं जेएमएम ने इस बिल पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात भी कही है और साथ ही बिल की आड़ में राजनीति रोटी सेकने की बात कही। ये इंडी गठबंधन वालों ने बहुत बड़ा पाप किया है जो महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। अरे इनको क्या प्रॉब्लम हुआ है? डिलिमिटेशन का काम बहुत दिन से रुका हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी कि इन्हें प्रॉब्लम हो रहा था। हर चीज़ में इन्हें भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा दिखता है। ये अच्छी तरह जानते थे कि वो सदन के पटल पर हार जाएंगे, लेकिन इसके पीछे एक चाल भी उनकी कि वो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे पूरे देश की जनता को, खास करके नारियों को, आधी आबादी को, कि विपक्षियों के सहयोग नहीं मिलने के कारण ये बिल गिर गया। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद तो देखिए, नारी शक्ति अधिनियम बिल सदन में पारित नहीं होने को लेकर के झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे जनता की आवाज की जीत बताया। आपको बता दें कि राजेश ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व का फल है कि आज बिल पारित नहीं हुआ। देखिए, आज आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्ष की ऐतिहासिक जीत हुई है और जिस तरह से प्रधानमंत्री धराम से गिरे हैं, उससे ये लगता है कि प्रधानमंत्री में अगर जरा सी भी नैतिकता बची होगी तो आज के आज वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उनकी सरकार के पास बहुमत अब नहीं रहा। हम समझते हैं ये हमारी ऐतिहासिक जीत है और आज के बाद प्रधानमंत्री जब भी कोई कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से जनता को केंद्र बिंदु में रख करके उठाएंगे, केवल अपनी राजनीति को केंद्र बिंदु में रख करके वो उठाने का काम नहीं करेंगे। तो देखिए, ये पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कोई बिल पास नहीं किया गया। सत्ता पक्ष विपक्ष को समझाने में विफल रही और इसीलिए इस पर लगातार सियासत हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और झारखंड की खबर का एक बार फिर से रुख करते हैं। देखिए, असम और पुडुचेरी समेत 3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। चुनावों में एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि मतगणना में हेरफेर हो सकती है। मतदान और मतगणना में 26 दिनों के अंतर की वजह पूछी है उन्होंने ये भी कहा है कि 26 दिन का समय ईवीएम में छेड़छाड़ के लिए काफी होता है। मांग किया है कि जब 9 अप्रैल को वोटिंग होना है और काउंटिंग जो है वो 4 मई को, तो ये मेरी चिंता सता रही है, कहीं न कहीं क्या साजिश तो नहीं। अब लगभग 26 दिन में क्या वो ईवीएम काम करेगा? मेरे मन में जो सवाल है मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उसका बैटरी काम करेगा? क्या मशीन खराब तो नहीं हो जाएगी? खराब हो मतलब क्या डाउन तो नहीं हो जाएगी? तो ऐसे में क्या जो लोगों ने जनमत दिया उस जनमत का क्या काउंटिंग हो पाएगा? ये चिंता मुझे सता रही है। मैंने कहा कि क्यों हमारा भी इलेक्शन हुआ था कि 6 से 7 दिन तक ज्यादा काउंटिंग होता है, तो यहाँ 26 दिन क्यों? कहीं ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है? कहीं कोई चिप तो नहीं लगा दिया गया है? ये मेरे मन में शंका है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं मांग करता हूँ चुनाव आयोग से कि कम से कम आप अगर आज वोटिंग करा रहे हैं कि 3 दिन के बाद आप काउंटिंग करा दीजिए। देखिए, बंगाल विधानसभा का चुनाव जोरों पर है। सभी दल अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन आज से आदिवासी बहुल जिलों में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बता दें आपको कि हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के समर्थन में चुनावी जनसभाएं करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 से 20 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे। और इस बात की पुष्टि जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने की है। देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उनको देखने और सुनने वालों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। बंगाल में भी आप देखेंगे उनकी सभाओं में क्या भीड़ होता है, क्या रिस्पांस मिलता है
हमारा क्या धनाधार है, हमारे कितने लोग हैं, कार्यक्रम में नजर आ जाएगा। और निश्चित रूप से उसका फायदा टीएमसी के समर्थन में, चूंकि हम मैदान में उतरे हैं, टीएमसी को फायदा होगा, निश्चित रूप से होगा। ममता दीदी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनेंगी और उसमें हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी की अहम भूमिका होगी। देखिए, जंगलों में छिपे नक्सलियों के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, आत्मसमर्पण या फिर एनकाउंटर। हजारीबाग में हुई मुठभेड़ नक्सलियों के गढ़ को तोड़ने वाली निर्णायक कार्रवाई साबित हुई है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक दर्ज कर लिया है। चतरा और हजारीबाग के सीमावर्ती जंगलों में हुई एक भीषण मुठभेड़ में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बता दें आपको कि 4 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हजारीबाग में लाल आतंक का अंत। चतरा हजारीबाग बॉर्डर गोलियों की गूंज। सुरक्षा बलों का सर्जिकल प्रहार। 15 लाख का इनामी कमांडर ढेर। अब नहीं बचेंगे नक्सली, होगा खेल खत्म। क्या हजारीबाग अब पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित होने की कगार पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हजारीबाग में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। 17 अप्रैल 2026 ये वही तारीख है जिस दिन चतरा हजारीबाग बॉर्डर पर हुई भीषण मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर कर दिए गए। करीब दिन में 1 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए। 4 लोग जिनको जो मारे गए उनका नाम एक सहदेव महतो करके है, रीजनल कमेटी मेंबर। रंजीत गंझू 10 लाख का इनामी था, सहदेव महतो 15 लाख का इनामी था, नताशा और बुधनकर मालिक के ऊपर 1 लाख का इनाम है। सभी के ऊपर सभी वांटेड थे। सहदेव महतो 41 केस में वांटेड था, रंजीत गंझू 9 केस में वांटेड था, नताशा 17 केस में वांटेड थी, बुधनकर मालिक भी 10 के कान में वांछित था। इस मुठभेड़ में 15 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी सहदेव महतो मारा गया। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने महिला नक्सली नताशा को भी ढेर कर दिया। मुठभेड़ के बाद जब इलाके की तलाशी ली गई तो 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। ये कार्रवाई हजारीबाग जिले के खपिया जंगल क्षेत्र में सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन टीम ने की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सहदेव महतो का दस्ता ही इस इलाके में सक्रिय आखिरी बड़ा समूह था। तो कुछ लोग हैं जो पूर्व में जो जेल गया है, वो लोग भी छूट के आए हैं, तो उनके द्वारा भी कभी कभी इस तरह का घटना कराया जाता है। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ ऐसे कोई संगठन आज के दिनों में है ही नहीं। टीपीसी नाम का कोई संगठन, हथियारबंद संगठन कहीं पर भी मूवमेंट नहीं है। झारखंड में कुछ भी नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। हजारीबाग में मिली इस बड़ी कामयाबी के बाद भी सुरक्षा बल ढील देने के मूड में नहीं है। पूरे वन क्षेत्र में अतिरिक्त सहायता भेज दी गई है और सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। पुलिस को अंदेशा है कि कुछ और नक्सली घायल अवस्था में घने जंगलों का फायदा उठाकर छिपे हो सकते हैं। लगातार हो रही ऐसी मुठभेड़ें ये इशारा कर रही हैं कि सुरक्षा बल नक्सल नेटवर्क पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन क्या ये खतरा पूरी तरह खत्म होने वाला है? न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज 18 के साथ।